हेलो बच्चों, आज डीएनए फिंगरप्रिंट का दूसरा लेक्चर है। इसमें पहले लेक्चर में जो पार्ट बच गया था हम इस लेक्चर में वो पूरा कवर कर देंगे। यदि इससे पहले आपने डीएनए फिंगरप्रिंट नहीं पढ़ा है तो आप डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेना। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको यहाँ पर 4 पॉइंट बताता हूँ, आप वो 4 पॉइंट सीक्वेंस से जोड़ लेना, आपकी समझ में डीएनए फिंगरप्रिंट आ जाएगा। पहला पॉइंट क्या है उसके अंदर? हमारा पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्षार युग्म। पहला पॉइंट ये कि क्षार युग्म क्या होते हैं, मतलब ये आपके पास डीएनए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डीएनए पे ये ए और टी, सी और जी इनको बोलते हैं क्षार युग्म। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका कि बेस पेयर, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस पेयर। ये होते हैं बेस पेयर, जो ए सी टी जी डीएनए के अंदर होंगे उनको बोलते हैं बेस पेयर। क्लियर है। दूसरा पॉइंट आपका पता आपको होना चाहिए कोडिंग और नॉन कोडिंग के बारे में। कोडिंग और नॉन कोडिंग, या वैयक्तिक या अवैयक्तिक। हिंदी में देखो, मैं इसी डीएनए को स्ट्रेट करके ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब हुआ क्या, हमने कहा कि इस डीएनए के खंड में हमने कहा कि इस डीएनए के खंड में, ये डीएनए का खंड हो गया भाई, इसमें सूचनाएं प्रेजेंट है। मतलब ये पहले बनाएगा एमआरएनए और एमआरएनए से आपकी बन जाएगी प्रोटीन। क्या बन जाएगी? बन जाएगी प्रोटीन। यदि डीएनए के इस सेगमेंट से पहले बना एमआरएनए फिर बन गई प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं हमारे पास ये कोडिंग सीक्वेंस है। क्या है ये? कोडिंग है। इसका दूसरा नाम होता है जीन, इसको हम बोल देते हैं जीन। नॉन कोडिंग क्या है? हमारे पास डीएनए के अंदर ये सीक्वेंस है, इसमें कोई भी सूचनाएं प्रेजेंट नहीं है प्रोटीन बनने के लिए, वो मेरे पास हो जाएगा नॉन कोडिंग। तो पहला पॉइंट क्या है? बेस पेयर। दूसरा क्या है? कोडिंग और नॉन कोडिंग। दोनों पॉइंट में आप पहले जोड़ लो। बस तीसरा पॉइंट होगा म्यूटेशन, या बोलते हैं इसको उत्परिवर्तन। जैसे हमारे पास ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, और एमआरएनए पर हमारे पास एक सूचना प्रेजेंट है, GAG की सूचना प्रेजेंट है। हमारे पास एमआरएनए में क्या है? एक कोडोन है GAG। ये हमारे पास एक होता है कोडोन, GAG होता है कोडोन। अब यदि हमारे पास एमआरएनए में ये कोडोन रहा तो ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। इसके लिए ग्लूटामिक एसिड के लिए। क्लियर है? बाय चांस ऐसा हुआ इस ए के स्थान पर हमारे पास यू आ गया, बाय चांस, मतलब उसमें हो गया म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की वजह से एमआरएनए पर यहां पर जी का जी रहा, लेकिन यहां पर क्यों आ गया? यू आ गया है जी हमारे पास। अब एक स्थान पर क्या आ गया हमारे पास? एक स्थान पर हमारे पास यू आ गया है, ये म्यूटेशन हो गया है। अब जो आपका ये कोडोन ग्लूटामिक एसिड को कोड करता था, अब ये ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाएगा, ये आपका बना देगा क्या? इसको बोलते हैं वैलीन। ये क्या बना दिया इसने बनाया वैलीन एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। अब इसका आप समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये म्यूटेशन आपका होता है आरबीसी के अंदर। अगर आपके एमआरएनए पे ग्लूटामिक एसिड रहा तो आपकी आरबीसी बनती है नॉर्मल, बाइकॉन्केव शेप वाली बनती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपके पास म्यूटेशन हो गया है और यू वहाँ पर प्रेजेंट आ गया है, अब आपकी आरबीसी हो जाएगी सिकल सेल जैसी। कैसी हो जाएगी? सिकल सेल जैसी हो जाएगी। मतलब अब आरबीसी का आकार आपका कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये आरबीसी की शेप हो जाएगी इस टाइप से।
इसमें आपकी बाई कॉनकेव सेम आपके पास सेम रहेगी जैसे हमारे पास थी, आर भी सेम रहेगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट हो गया म्यूटेशन। ओके, फोर्थ पॉइंट जो आपको समझना है और जो इम्पोर्टेंट भी है, फोर्थ पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट भी है। फोर्थ आपको समझना पड़ेगा हमारे पास डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म या डीएनए बहुरूपता। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी और यहाँ पर मॉर्फिज्म होता है फॉर्म, बहुत सारी फॉर्म। मैं आपसे पता करता हूँ, मेरे पास ये 4 डीएनए है, मेरे पास ये 4 डीएनए है, मैंने उनका सिंगल स्ट्रैंड लिया है, यहाँ मैंने लगा दिया ATCGA। सेम कहानी यहाँ पर ATCGA, ATCGA। सेम कहानी यहाँ पर ATCGA, सेम कहानी यहाँ पर ATCGA। ये मेरे पास डीएनए पर बेस लगे हैं। ठीक है, हमने वाले हमारे पास ये 3' to 5' है, मैं आपको नाम दे दो 3' to 5'। सेम कहानी 3' to 5', सेम कहानी 3' to 5'। अब आप मुझे बताओ क्या ये सभी डीएनए एक हैं? सर अभी तो सभी डीएनए एक हैं। क्यों? सब कैसे हैं? ATCGA, ATCGA सब एक डीएनए है। अब होगा क्या, बाई चांस में क्या होगा, यहाँ पर C की जगह स्थान पर हमारे पास यहाँ पर T आ गया है। क्या आ गया? T आ गया है। अब ये चेंज हो गया है, इसी का दूसरा रूप ये आ गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जहाँ वहाँ पर T था यहाँ पर आपके पास G आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया है? G आ गया है। और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, इधर मान लो आपके पास T आ गया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर T चेंज हुआ, यहाँ पर G चेंज हुआ, यहाँ पर T चेंज हुआ। अब ये चारों अलग अलग डीएनए हैं। अब इन चारों को हम क्या बोल देंगे कि चारों को बोलते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, जो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार बनेगा अभी आगे चलकर। समझ में आ गया डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म? मैंने पहला क्या बताया? बेस पेयर, दूसरा कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस, तीसरा म्यूटेशन और फोर्थ मैंने आपको क्या बताया? डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब फटाफट आगे चेक करते हैं। देखो चारों को मैं आपको सीक्वेंस जोड़नी पड़ेगी तब समझ में आपके आएगा डीएनए फिंगरप्रिंट। चारों को आप पहले इस लाइन में जोड़ लेना। अब मेरे पास ये डीएनए है, हमने सेल से डीएनए प्राप्त कर लिया। इसमें दो आपके होते हैं, एक होता है जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए, एक होता है आपका सैटेलाइट डीएनए। इसको बोलते हैं अनुषंगी डीएनए। इसकी खास बात क्या थी जो हमारे पास ये था, इसका पहला पॉइंट आपका था कि ये नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग होता है। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या था, ये बार बार रिपीट होता है, इसको बोलते हैं रेपिटेटिव। तीसरा पॉइंट मेरे पास जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसमें हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म होती है, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म होती है। यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म किसमें होगी? इसमें होगी जो आपका है सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति का ये अलग अलग होगा। देखा ना, हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म, तो हर व्यक्ति में क्या होगी? अलग अलग होगा ये डीएनए। क्लियर है? हर व्यक्ति में क्या होगा? ये डीएनए अलग अलग होगा। तो इसके हमारे पास 3 पॉइंट थे, नॉन कोडिंग, रेपिटेटिव डीएनए और हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म। अब उसके बाद जो आपके पास ये सैटेलाइट डीएनए है, इसके 2 पार्ट थे हमारे पास। कितने पार्ट थे? 2 पार्ट थे। पहला कौन सा था हमारे पास? मिनी सैटेलाइट, दूसरा माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है भाई, और जो मेरे पास मिनी सैटेलाइट था, इसमें हमारे पास इसका इस्तेमाल करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंट में, डीएनए फिंगरप्रिंट में इसका इस्तेमाल करते थे मिनी का। इसका जो रिपीट होता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम ऑफ रिपीट।
VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम ऑफ रिपीट। इसका जो रिपीट था वो 0.1 KB से 20 KB तक है। अब खास बात सुनो सब बच्चे, VNTR हर एक इंसान का, ह्यूमन का अलग अलग होगा। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो रिपीट होगी बेस पेयर की वो सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। और कितनी रिपीट हो सकती है, 0.1 KB से 20 KB तक हो सकती है। इसी के आधार पर हम कराते हैं DNA फिंगरप्रिंट, VNTR के आधार पर। बस आपको ध्यान रखना है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना हो, मतलब ऐसे बच्चे जो एक ही जाइगोट से बने हैं उनका VNTR क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब आपका हेडिंग है DNA फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट की क्रियाविधि। DNA फिंगरप्रिंट की क्रियाविधि। देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर पर आप लिखेंगे DNA का विलगन। फर्स्ट हेडिंग आपका DNA का विलगन, इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ DNA। आइसोलेशन ऑफ DNA मतलब ये आपके पास सेल, ठीक है, हमारे पास ये क्या हो गई, सेल। हमने क्या काम करा, इस सेल से DNA प्राप्त कर लिया है। ये मेरे पास आ गया है DNA। मेरे पास क्या आ गया, सेल से आ गया है DNA। इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ DNA सेल से। हमारे पास बहुत अच्छे मेथड होते हैं, हम सब कुछ हटा देते हैं, आपका प्रोटीन हटा देते हैं, सब कुछ, लास्ट में क्या प्राप्त करते हैं, DNA प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा DNA का पाचन या DNA का डाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास ये DNA था, अब हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए इस टाइप से। ये किसके द्वारा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा DNA का पाचन। ठीक है, तो पहला क्या था हमारे पास, आइसोलेशन ऑफ DNA करा हमने। दूसरा क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा DNA का पाचन। इसके छोटे छोटे टुकड़े आपके सामने बना दिए। हमारा तीसरा पॉइंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा DNA खंडों का पृथक्करण। इसको बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है भाई, हमारे पास एक मशीन होती है, उसमें हम डालते हैं एग्रोज जेल। क्या डालते हैं, एग्रोज जेल डाल देते हैं। वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो आपको मिलता है सी वीड से मिलता है, ये समुद्री खरपतवार से मिलता है। आपको क्या मिलता है, एग्रोज जेल मिलता है। हम क्या करते हैं, उसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, ये मशीन होती है एक, DNA खंडों का पृथक्करण, सेपरेशन। इसमें होता क्या है, DNA अपने साइज के हिसाब से, DNA अपने साइज के हिसाब से, मतलब हमारे पास ये आपका एक जेल की प्लेट है। यहाँ पर पहला बड़ा सेगमेंट आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर थोड़ा और छोटा आएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और, ऐसे हमारे पास आते हैं। मतलब अपने साइज के हिसाब से ये DNA सेगमेंट अपने आप को इसमें व्यवस्थित करते हैं, ऐसे। इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा DNA खंडों का सेपरेशन। अब जो उसका फोर्थ स्टेप होता है वो इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हमारे पास ये एग्रोज जेल थोड़ा कमजोर होता है या वीक होता है। इसमें हम क्या काम करेंगे, इन DNA सेगमेंट को हम एक अर्ध संश्लेषित या बोलते हैं सेमी सिंथेटिक, हमारे पास एक होती है मेम्ब्रेन,
वो आपकी बनी होती है नाइट्रोसेलुलोज की या बनी होती है नायलॉन की, उस पर लेके आएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा काम करेंगे हम, आप समझ लो कि मेरे पास एग्रो जेल की प्लेट है। अब मैंने क्या काम किया है, इसके ऊपर मैंने ये आपने जो हमने बनाई है नाइट्रोसेलुलोज की जो प्लेट है वो हमने बनाई, इसके ऊपर ऐसा रख देंगे, इसके ऊपर ऐसा रख देंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे, नीचे इसके अंदर हम जल प्रवाहित करेंगे। अब जल ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ने के पश्चात जो डीएनए के सेगमेंट यहाँ हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे, इसके ऊपर प्लेट पर आ जाते हैं। ये टेक्निक एक जिसका नाम था साउथर्न, तो उसी के नाम पर हम इसकी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो जिसका 4th पॉइंट होगा, 4th पॉइंट आपका हो जाएगा सेपरेटेड या पृथक्कृत, पृथक्कृत एक काम लिख लो आप, सेपरेटेड डीएनए खंडों का नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर, इसको नाम दे रखा है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोल देते हैं साउदर्न बोल्टिंग। तो आप सब बच्चे याद रखेंगे कि डीएनए में इस्तेमाल होती है साउदर्न बोल्टिंग टेक्निक, ये साइंटिस्ट के नाम पे हमने दे दिया है, साउदर्न बोल्टिंग के नाम पर हमने इसको दे दिया है। अब जो डीएनए के सेगमेंट थे वो किस पर आ गए, वो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर आ गए, किस पर आ गए, या नायलॉन की मेम्ब्रेन पर आ गए। ये मजबूत होती है किसके रिस्पेक्ट में, एग्रो जेल के रिस्पेक्ट में। अब आपको दूसरा पॉइंट समझना पड़ेगा, हमारे पास एक होता है प्रोब, क्या होते हैं हमारे पास, प्रोब होते हैं। चलो मैं देखो प्रोब क्या होता है, सब बच्चे जरा ध्यान से देखना प्रोब के बारे में। प्रोब क्या होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, पहला पॉइंट कैसे होते हैं, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं और ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। सिंगल स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं प्रोब। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोब, सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए या आरएनए। हमारे पास ये प्रोब है, ये प्रोब है, और यहाँ पर क्या लगाता है, ये आपका लगाया रेडियो एक्टिव है। कैसे हमारे पास ये रेडियो एक्टिव है। अब हम क्या काम करेंगे, जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर आपके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आए थे हमारे पास, ये हमारे पास ये डीएनए थे, ये सब सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर डाल देंगे बाहर से प्रोब, क्या डाल देंगे, बाहर से डाल देंगे प्रोब। ठीक है भाई, अब जैसे हमारे पास ये प्रोब है, अब इस सिंगल, अब ऐसा समझ लो कि प्रोब का जो सीक्वेंस ATC वाली G वाली है, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, इसके साथ A के सामने यहाँ पर T प्रेजेंट था और यहाँ A प्रेजेंट था और यहाँ पर आपका C प्रेजेंट था, तो ये वाला प्रोब आपका यहाँ जाकर अटैच हो जाएगा इसके साथ, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं चिन्हित VNTR प्रोब का उपयोग करते हुए संकरण, क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, देखो सिर्फ इसका मतलब इतना है कि जो आपका प्रोब है वो अपने कॉम्प्लीमेंट जाकर मिल जाएगा, अपने कॉम्प्लीमेंट जाकर मिल जाएगा, ये इसे जाकर मिल गया है, तुम्हारे पास ये प्रोब होता है। ठीक है, अब ये प्रोब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तुम्हारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं चिन्हित VNTR
VNTR प्रोब का उपयोग कर संकरण, ये बोलते हैं इसको हाइब्रिडाइजेशन। आया समझ में? जो भी इसका हमारे पास प्रोब का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए, जी के सामने सी, तो ये वहां पर जाकर अटैच हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं क्या? VNTR प्रोब का उपयोग कर हाइब्रिडाइजेशन। अब जो आपको नेक्स्ट पॉइंट समझना है कि इसके अंदर टेक्निक कौन सी होती है पहचानने की, किसके द्वारा पहचानते हैं इसको, तो सब बच्चे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट। ऑटो रेडियोग्राफी, इसके अंदर होती है टेक्निक ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट द्वारा संकरित DNA खंडों का पता लगाना। DNA खंडों का पता लगाना। तो टेक्निक कौन सी है इसके अंदर? टेक्निक होती है ऑटो रेडियोग्राफी। उसके द्वारा हम क्या पता लगाते हैं? जहां आपने रेडियो एक्टिव प्रोब डाला था वहां पर उसका हम पता लगाएंगे कि कहां कहां पर रेडियो एक्टिव प्रोब आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ अटैच हो गया है। क्लियर है? ओके। अब देखो मेरे पास आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बात कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि VNTR होता है एक मेरे पास क्या होता है? VNTR होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होगा। क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति का ये अलग अलग होता है। हर के अंदर इनकी रिपीट अलग अलग होती है। हमारे पास NCERT में डायग्राम गिवन है, वो डायग्राम ये वाला है भाई। ठीक है, मान लो कोई क्राइम हो गया है और जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ से हमें ये DNA प्राप्त हुआ, ये DNA प्राप्त हुआ है। अब ये इन दो पर शक है, एक व्यक्ति A है, एक व्यक्ति B है। हमने क्या काम करा? इनका DNA हमने यहाँ पर ये बना लिया है, नायलॉन मेम्ब्रेन पर इनका DNA बना लिया और प्रोब से कर दिया है संकरित। ये इनका DNA आ गया दोनों का। ठीक है, ये DNA क्राइम सीन पर मिला था, ये क्राइम सीन पर DNA प्राप्त हुआ था। अब इस DNA का मैच करेंगे A और B के साथ, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो DNA C का है वही DNA B का है। देखो B का DNA सेम है बिल्कुल जो C का DNA है, तो C वहाँ पर C ने क्या किया है? C ने वहाँ पर क्राइम किया है। ये मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के थ्रू। अब मेरे पास नया DNA फिंगरप्रिंट का यूज कहाँ करेंगे? एक करते हैं फोरेंसिक एप्लीकेशन में। मैंने आपको भी बताया था कि कहीं पर क्राइम हो जाए तो वहाँ से हम निकालते हैं कि कौन किसने क्राइम किया है। दूसरा मेरे पास होता है पैटर्निटी टेस्ट में, मतलब कि इस बच्चे का माता पिता कौन है। वो कैसे होता है? आप सब जानते हैं कि 50% क्रोमोसोम माता से और 50% आते हैं पिता से। तो 50% क्रोमोसोम अगर मैच कर जाए तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? वहाँ पर आपका होता है पैटर्निटी टेस्ट होता है। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही।